Hello everyone, welcome to Numerical Funda, the easiest way to learn numericals. As you all know, आजकल हम MCQ सीरीज डिस्कस कर रहे हैं। आज भी हम कुछ MCQs प्रैक्टिस करेंगे। सब्जेक्ट है इनकम टैक्स। हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। हमने इनकम टैक्स की यूनिट 1 को दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। पार्ट 1 हम डिस्कस कर चुके हैं। आज हम पार्ट 2 डिस्कस करेंगे। कवर्ड टॉपिक्स हैं बेटा, एग्रीकल्चरल इनकम, रेजिडेंशियल स्टेटस एंड टैक्स लायबिलिटी एंड एग्जेम्प्टेड इनकम्स। इस पूरी वीडियो में हम टोटल 45 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे और कुछ एडिशनल पॉइंट्स डिस्कस करेंगे जहां से एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज बन सकते हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्रीकल्चरल इनकम। आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सी एग्रीकल्चरल इनकम है। हमारे पास ऑप्शंस हैं any rent or revenue derived from land which used for agricultural purposes and situated in India। कोई भी रेंट या रेवेन्यू हमको रिसीव हो रहा है किसी जमीन से, वो जमीन किस लिए यूज की जा रही है? एग्रीकल्चर के लिए, और उसका इंडिया में सिचुएटेड होना कंपल्सरी है, राइट। दूसरा ऑप्शन है एनी इनकम डिराइव्ड फ्रॉम एग्रीकल्चरल लैंड बाय एग्रीकल्चरल ऑपरेशंस। हमें किसी भी लैंड से अगर इनकम हो रही है तो उसमें ऑपरेशंस किस तरीके के होने चाहिए? एग्रीकल्चरल ऑपरेशंस होने चाहिए। एनी इनकम फ्रॉम अ फार्म हाउस की कोई इनकम, ऑल ऑफ द अबव। तो करेक्ट आंसर बेटा इसका है ऑल ऑफ द अबव। ये सारी ही इनकम्स को हम एग्रीकल्चरल इनकम मानते हैं। The second question is the income from land is treated as agricultural income when। क्या क्वेश्चन पूछ रहा है? किसी लैंड से अगर हमें इनकम हो रही है तो उसको कब एग्रीकल्चरल इनकम माना जाएगा? हमारे पास ऑप्शंस हैं। द लैंड मस्ट बी सिचुएटेड इन इंडिया एंड यूज्ड फॉर एग्रीकल्चरल पर्पसेस। द रिसीवर ऑफ इनकम फ्रॉम द लैंड मस्ट हैव एन इंटरेस्ट इन द लैंड। द डायरेक्ट इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर इज ट्रीटेड एज एग्रीकल्चरल इनकम, all of the above, and the correct answer is all of the above। इन दो ऑप्शन से बेटा आपको ये क्लियर हो जाएगा कि एग्रीकल्चरल इनकम किसे माना जाता है। बहुत सिंपल है, कोई भी लैंड जिससे हमें इनकम हो रही है वो या तो एग्रीकल्चरल पर्पसेस के लिए यूज हो रही हो और उसका सिचुएटेड होना कहाँ जरूरी है? इंडिया में वो लैंड हो, राइट। किसी लैंड में हम कोई एग्रीकल्चरल ऑपरेशंस कर रहे हैं तो उससे जो इनकम होगी वो भी एग्रीकल्चरल इनकम होगी। फार्म हाउस की इनकम एग्रीकल्चरल इनकम है, और जो एग्रीकल्चरल लैंड है उसमें ओनर का किसी तरीके का इंटरेस्ट होना चाहिए, और एग्रीकल्चर ऑपरेशन से डायरेक्ट इनकम जो हमें मिल रही है वो भी एग्रीकल्चर की ही इनकम है। द थर्ड क्वेश्चन है सेक्शन 2 सबसेक्शन 1A इज रिलेटेड टू। आपसे पूछा जा रहा है ये सेक्शन किससे रिलेटेड है। हमारे पास ऑप्शंस है इनकम, एसएससी, एग्रीकल्चरल इनकम, नन ऑफ दीज, एंड द करेक्ट आंसर इज एग्रीकल्चरल इनकम। ये सेक्शन किसका है? एग्रीकल्चरल इनकम का। ऑप्शन नंबर ए बेटा, इनकम का सेक्शन क्या होता है? यहाँ पे रिवाइज कर लीजिए। इनकम का सेक्शन होता है सेक्शन 2 सबसेक्शन 24। एसएससी का सेक्शन क्या होता है? सेक्शन 2 सबसेक्शन 7। तो सेक्शन 2 सबसेक्शन 1A किसका सेक्शन है? एग्रीकल्चरल इनकम का। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्रीकल्चरल इनकम। हमें बताना है कि कौन सी हमारी एग्रीकल्चरल इनकम है। देखते हैं ऑप्शंस क्या क्या है हमारे पास। कंपनसेशन रिसीव्ड फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनी ऑन अकाउंट ऑफ द लॉस ऑफ क्रॉप ड्यू टू फ्लड, income from interest on a simple mortgage of land used for agricultural purpose, income from agricultural land situated in China, income from dividend from a company engaged in agricultural activities, and the correct answer is option number A। हमें कंपनसेशन मिल रहा है किसी इंश्योरेंस कंपनी से। क्यों? क्योंकि फ्लड की वजह से लॉस ऑफ क्रॉप हुआ है, राइट। ऑप्शन नंबर बी सही नहीं है। क्यों बेटा? क्योंकि एग्रीकल्चरल पर्पस के लिए वो लैंड यूज हो रही है, लेकिन हमें मिल क्या रहा है? हमें इंटरेस्ट मिल रहा है, क्योंकि हमने वो लैंड को मॉर्टगेज रखा हुआ है, गिरवी रखा हुआ है। तो हमें एग्रीकल्चर से इनकम नहीं हो रही है। हमें इनकम किस लिए हो रही है? क्योंकि हमने उस लैंड को गिरवी रखा और उस पर हमको इंटरेस्ट मिल रहा है। ऑप्शन नंबर सी क्यों नहीं सही है? क्योंकि सिचुएटेड इन चाइना है बेटा। इंडिया में एग्रीकल्चरल लैंड का सिचुएटेड होना कंपल्सरी है। ऑप्शन नंबर डी में क्या हो रहा है? एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज तो कंपनी कर रही है, लेकिन वो अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड दे रही है।
तो डिविडेंड जब मिलता है, डिविडेंड इज अ पार्ट ऑफ प्रॉफिट, तो वो एग्रीकल्चरल एक्टिविटी की इनकम नहीं है, कंपनी को जो प्रॉफिट हो रहा है उससे वो पार्ट ऑफ प्रॉफिट शेयर किया जा रहा है। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इनकम फ्रॉम द रेंट ऑफ एग्रीकल्चरल लैंड। क्या बोल रहा है कि हमने एग्रीकल्चरल लैंड को रेंट पे दिया हुआ है, उससे हमें इनकम हो रही है, तो वो कौन सी इनकम होगी? एग्रीकल्चरल इनकम, बिजनेस इनकम, अदर इनकम, कैजुअल इनकम, एंड द करेक्ट आंसर इज एग्रीकल्चरल इनकम। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्रीकल्चरल इनकम। यहाँ पे भी हमें बताना है कि कौन सी एग्रीकल्चरल इनकम है। ऑप्शंस है हमारे पास इनकम फ्रॉम पोल्ट्री फार्मिंग, इनकम फ्रॉम डेयरी फार्म, रेंट रिसीव्ड फ्रॉम एग्रीकल्चरल लैंड, डिविडेंड फ्रॉम अ कंपनी engaged in agriculture, and the correct answer is option number C, rent received from agricultural land. पोल्ट्री फार्म, डेयरी फार्म, इन दोनों में ही बेटा एग्रीकल्चरल ऑपरेशंस नहीं हो रहे हैं। और ऑप्शन नंबर डी अगेन डिविडेंड मिल रहा है, एग्रीकल्चर से कोई इनकम नहीं हो रही है। तो ऑप्शन नंबर सी, अगर किसी एग्रीकल्चरल लैंड से हमें रेंट रिसीव होता है तो उसको हम एग्रीकल्चरल इनकम मानते हैं। The next question is which of the following is a type of agricultural income? अगेन आपसे वही क्वेश्चन किया गया है, एग्रीकल्चरल इनकम कौन सी है। आप यहाँ से बेटा पॉइंट्स नोट कर सकते हैं कि किन किन इनकम्स को हम एग्रीकल्चरल इनकम मानते हैं। हमारे पास ऑप्शंस हैं रेंट और रेवेन्यू डिराइव्ड फ्रॉम लैंड यूज्ड फॉर एग्रीकल्चरल पर्पस, मतलब हमें कोई रेंट या रेवेन्यू मिल रहा है उस जमीन से जो हम एग्रीकल्चर पर्पस के लिए यूज कर रहे हैं। इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चरल ऑपरेशंस, सीधे सीधे एग्रीकल्चरल ऑपरेशन से हमें इनकम हो रही है। इनकम फ्रॉम मेकिंग द प्रोड्यूस फिट फॉर मार्केट, अगर हमारा कोई एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट सेलेबल फॉर्म में नहीं है तो उसको सेलेबल फॉर्म में लाने के लिए अगर हम कोई एक्टिविटी कर रहे हैं और उससे हमें इनकम हो रही है। ऑल ऑफ द अबव, एंड द करेक्ट आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। ये सारी ही एक्टिविटीज को एग्रीकल्चरल इनकम में कंसिडर किया जाता है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ एग्रीकल्चरल इनकम। अगेन वही कुछ इनकम्स दी हैं जिसमें से हमें एग्रीकल्चरल इनकम बतानी है। हमारे पास ऑप्शंस है इनकम फ्रॉम द सेल ऑफ प्रोड्यूस, इनकम फ्रॉम अ फार्म हाउस, इनकम फ्रॉम सैम्पलिंग्स और सीडलिंग्स, ऑल ऑफ द अबव, एंड द करेक्ट आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। द नेक्स्ट क्वेश्चन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन एग्रीकल्चरल इनकम फ्रॉम लैंड। अब एग्रीकल्चरल इनकम नहीं पूछ रहा है आपसे, नॉन एग्रीकल्चरल इनकम पूछ रहा है। तो हमारे पास ऑप्शंस है इनकम फ्रॉम फिशरीज, income from stone quarries, income from mining royalties, all of the above, and the correct answer is all of the above. ये सारी ही चीजें बेटा एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स में नहीं आती। कुछ और पॉइंट्स हैं जो नॉन एग्रीकल्चरल इनकम में इंक्लूड होते हैं। वो पॉइंट्स कौन से हैं? अगर हमें कोई मार्केट से इनकम हो रही है, हमने लैंड यूज की है फॉर स्टोरिंग एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस, राइट, मतलब हमने जो लैंड ली है वो एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस को स्टोर करने के लिए ली है। किसी एग्रीकल्चरल फार्म के मैनेजर को सैलरी रिसीव हो रही है, किसी तरीके का इंटरेस्ट या एरियर्स ऑफ रेंट हमको मिल रहा है एग्रीकल्चरल लैंड से, या फिर डेयरी फार्मिंग, पोल्ट्री फार्मिंग, फिशरीज, इन सब से इनकम हो रही है, तो वो नॉन एग्रीकल्चरल इनकम में इंक्लूड होती है। सैलरी ऑफ एग्रीकल्चरल फार्म्स मैनेजर इज अ, आपसे पूछा जा रहा है एग्रीकल्चरल कोई फार्म है अगर उसका मैनेजर है तो उसकी सैलरी किस हेड में आएगी। हमारे पास ऑप्शंस हैं एग्रीकल्चरल इनकम, इनकम फ्रॉम सैलरी, प्रोफेशनल इनकम, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। तो सही आंसर क्या होगा बेटा? बिकॉज उस फार्म के मैनेजर को सैलरी रिसीव हो रही है तो उसके लिए वो क्या है? सैलरी की इनकम है, एग्रीकल्चरल इनकम नहीं है। The next question is for determining dash chargeable to tax the market value of any agricultural produce which has been raised by the SSC and which has been utilized as a raw material in such business shall be deducted. आपसे पूछा जा रहा है कि ऐसा कौन सा हेड ऑफ इनकम है जिस पे टैक्स कैसे कैलकुलेट होता है। हम एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस की मार्केट वैल्यू देखते हैं जो कि एसएससी द्वारा रेज्ड की गई है और उसी एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस को रॉ मटेरियल के तौर पे यूज किया जाता है उसके बिजनेस में, तो वो कौन सी इनकम होगी? हमारे पास ऑप्शंस हैं एग्रीकल्चरल इनकम, नॉन एग्रीकल्चरल इनकम, पार्टली एग्रीकल्चरल इनकम, एंड द करेक्ट आंसर इज पार्टली एग्रीकल्चरल इनकम।
ऐसा बेटा इस तरीके के प्रोडक्ट्स में होता है। लाइक आप एग्जांपल लो कॉफी का। कॉफी पूरे पूरे सेलेबल फॉर्म में नहीं होती है, आप उसको क्योर करते हो, रोस्ट करते हो, तो कॉफी सेलेबल फॉर्म में आती है। तो आपने क्या किया, आपने कॉफी का प्रोडक्शन किया और उसी कॉफी को आपने अपने बिजनेस में कॉफी बनाने के लिए एज अ रॉ मटेरियल उसकी लीव्स को यूज किया। तो इस तरीके की इनकम्स क्या होती हैं, पार्टली एग्रीकल्चरल इनकम। कुछ बिजनेस के पार्ट में आती है और कुछ एग्रीकल्चरल के पार्ट में आती है। The next question is, which of the following is an example of partly agricultural income? अब आपसे पूछा जा रहा है कि partly agricultural income के examples क्या क्या हो सकते हैं। तो ऑप्शंस हैं हमारे पास, profits of sugar factories, income from growing and manufacturing of tea, income from growing and manufacturing of centrifuged latex or Senex, income from growing and manufacturing of coffee, ऑल ऑफ द अबव। ये सारे ही बेटा पार्टली एग्रीकल्चरल इनकम के एग्जाम्पल्स हैं। सो द करेक्ट आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। आप यहां से देख लीजिए, क्योंकि पार्टली एग्रीकल्चरल का मतलब होता है कुछ इनकम बिजनेस इनकम में काउंट होगी या अदर सोर्सेस में काउंट होगी, कुछ इनकम को एग्रीकल्चरल इनकम माना जाएगा। तो शुगर फैक्ट्रीज, टी की मैन्युफैक्चरिंग, लेटेक्स और सिनेक्स की मैन्युफैक्चरिंग और कॉफी की मैन्युफैक्चरिंग, ये सब किस में आते हैं, पार्टली एग्रीकल्चरल इनकम में। What percentage of income from growing and manufacturing of tea in India is treated as agricultural income? हमसे पूछा जा रहा है कि अगर हम टी ग्रो करें और मैन्युफैक्चरिंग करें तो उसकी इनकम का जो पार्ट है वो कितना परसेंट एग्रीकल्चरल इनकम माना जाएगा। हमारे पास ऑप्शंस हैं 50%, 40%, 60%, 55%, एंड द करेक्ट आंसर इज 60%। तो ये पॉइंट्स बेटा परसेंटेजेस याद कर लीजिए। अगर टी की ग्रोइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं तो उसका 60% एग्रीकल्चरल इनकम है, तो बचा हुआ 40% क्या होगा, नॉन एग्रीकल्चरल इनकम। तो क्वेश्चन किसी भी तरीके से आ सकता है, एग्रीकल्चरल इनकम भी पूछ सकते हैं और रेस्ट नॉन एग्रीकल्चरल इनकम भी पूछ सकते हैं। तो 60% एग्रीकल्चरल है एंड 40% नॉन एग्रीकल्चरल है। The next question is, what percentage of income from the sale of coffee grown and cured in India is treated as agricultural income? अगर कॉफी ग्रो कर रहे हैं और उसको क्योर कर रहे हैं तो उसकी इनकम का कितना परसेंट एग्रीकल्चरल इनकम माना जाएगा। ऑप्शंस 50%, 60%, 65%, 75%। तो कॉफी से बेटा जो इनकम हो रही है उसका 75% एग्रीकल्चरल इनकम माना जाता है और बचा हुआ 25% नॉन एग्रीकल्चरल इनकम मानी जाती है। The next question is, what percent of income from the sale of coffee grown, cured, roasted and grounded is treated as agricultural income? ये important है बेटा। कॉफी के लिए आपको ये देखना जरूरी है सिर्फ ग्रोन या क्योर्ड किया हुआ है उसको या फिर रोस्ट और ग्राउंडेड भी किया हुआ है। तो अगर रोस्टेड और ग्राउंडेड किया हुआ है तो हमारे पास ऑप्शंस है 40%, 60%, 50% और 55%, एंड द आंसर इज 60%। एग्रीकल्चरल 60% होगा और नॉन एग्रीकल्चरल 40% होगा। What percent of income from the sale of rubber is grown and manufactured latex in India is treated as agricultural income? अब आपसे क्वेश्चन किया जा रहा है, अगर आप रबर की सेल करते हैं और उसके लिए लेटेक्स जो है वो इंडिया में ही ग्रोन एंड मैन्युफैक्चर्ड हो तो कितने परसेंट ऑफ इनकम को एग्रीकल्चरल इनकम माना जाएगा। हमारे पास ऑप्शंस हैं 50%, 55%, 60%, 65%, एंड द करेक्ट आंसर इज 65%। सिंपल है बेटा, हम 4 पॉइंट्स पे बात कर चुके हैं। अगर हम टी की बात करें, चाय की बात करें तो वो ग्रोन एंड मैन्युफैक्चरिंग होगी तो 60% को एग्रीकल्चरल इनकम माना जाएगा। कॉफी की बात करें, अगर वो सिर्फ ग्रोन और क्योर्ड है तो उसमें कितने परसेंट माना जाता है, 75% माना जाता है। अगर ग्रोन, क्योर्ड, रोस्टेड और ग्राउंडेड सारी चीजें एक साथ हो रही हैं तो 60% माना जा रहा है। और अगर रबर की बात कर रहे हैं तो वो रबर जिसका लेटेक्स इंडिया में ही ग्रोन एंड मैन्युफैक्चर है तो कितना परसेंट आता है, 65% आता है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, फॉर द कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स एग्रीकल्चरल इनकम इज इंक्लूडेड इन टोटल इनकम इफ। क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है, हम टैक्स का कैलकुलेशन कर रहे हैं
और उस कैलकुलेशन के लिए टोटल इनकम में एग्रीकल्चरल इनकम को कब इंक्लूड किया जाता है। तो वो कंडीशंस क्या क्या दी हैं हमें। एग्रीकल्चरल इनकम एक्सीड्स ₹5,000 अगर एग्रीकल्चरल इनकम 5,000 से ज्यादा हो। एग्रीकल्चरल इनकम एक्सीड्स ₹10,000 एग्रीकल्चरल इनकम 10,000 से ज्यादा हो। एग्रीकल्चरल इनकम एक्सीड्स 15,000 अगर एग्रीकल्चरल इनकम 15,000 से ज्यादा हो। एग्रीकल्चरल इनकम एक्सीड्स ₹5,000 एंड टोटल इनकम एक्सीड्स ₹10,000। ये बोल रहा है कि एग्रीकल्चरल इनकम 5,000 से ज्यादा हो पर उस इंडिविजुअल की टोटल इनकम 10,000 से ज्यादा हो। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, एग्रीकल्चरल इनकम एक्सीड्स ₹5,000 एंड टोटल इनकम एक्सीड्स ₹10,000। ये दोनों ही कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए अगर हमें टोटल इनकम में एग्रीकल्चरल इनकम को इंक्लूड करना है। The next question is, agricultural income is included in the total income for the computation of tax of। हम एग्रीकल्चरल इनकम को टोटल इनकम में इंक्लूड करते हैं किसके कंप्यूटेशन के लिए। हमारे पास ऑप्शंस हैं इंडिविजुअल, कंपनी, एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स, बोथ ए एंड सी। सो द करेक्ट आंसर इज बोथ ए एंड सी। इंडिविजुअल और एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स की अगर हम टैक्स कैलकुलेशन करते हैं तो उनकी टोटल इनकम में एग्रीकल्चरल इनकम को इंक्लूड किया जाता है। विच स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट रेजिडेंस ऑफ एसएससी सेक्शन 5। हमसे पूछा जा रहा है कौन सा स्टेटमेंट सही है एसएससी की रेजिडेंटशिप अगर हमें बतानी है उसके लिए। सेक्शन कौन सा है रेजिडेंस ऑफ एसएससी का, सेक्शन 5। हमारे पास ऑप्शंस हैं रेजिडेंस एंड सिटीजनशिप आर टू डिफरेंट एस्पेक्ट्स and the incidence of tax has nothing to do with citizenship. An Indian may be non-resident and a foreigner may be resident for income tax purposes. A person may be a resident in more than one country for the same previous year. All of the above. तो इसका सही आंसर होगा बेटा all of the above। ये सारी ही बातें सही हैं अगर हम रेजिडेंस ऑफ एसएससी के बारे में बात करते हैं। पहला ऑप्शन हमें कह रहा है रेजिडेंस एंड सिटीजनशिप दोनों ही अलग अलग कॉन्सेप्ट हैं और अगर हम टैक्स की बात करें तो टैक्स फिल करने के लिए सिटीजनशिप का कोई लेना देना नहीं है। हम टैक्स के लिए क्या चेक करते हैं, उसका रेजिडेंस चेक करते हैं। अगर कोई इंडियन है तो वो नॉन रेजिडेंट हो सकता है और कोई फॉरेनर है तो वो रेजिडेंट हो सकता है। मींस इंडियन नॉन रेजिडेंट है तो टैक्स नहीं भरना पड़ेगा, फॉरेनर रेजिडेंट है तो टैक्स भरना पड़ेगा। अ पर्सन, कोई भी इंसान एक प्रीवियस ईयर के लिए एक से ज्यादा कंट्री में रेजिडेंट हो सकता है। तो ये सारी ही बातें बेटा ठीक है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन द बेसिस ऑफ रेजिडेंस द एसएससीज आर डिवाइडेड इनटू डैश कैटेगरीज। अगर हम रेजिडेंस की बात करें तो उसके लिए हमने एसएससीज को कितनी कैटेगरीज में डिवाइड किया है। हमारे पास ऑप्शंस हैं 3, 2, 4, 5 एंड द करेक्ट आंसर इज 3। कितनी कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, 3 कैटेगरी में। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज एवरी ईयर द रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ एन एसएससी। हर साल एसएससी का जो रेजिडेंशियल स्टेटस है वो क्या होगा। हमारे पास ऑप्शंस हैं विल सर्टेनली चेंज, मे चेंज, विल नॉट चेंज, नन ऑफ दीज। तो सही आंसर होगा बेटा मे चेंज, मतलब हर साल रेजिडेंशियल स्टेटस किसी भी एसएससी का चेंज हो सकता है। 3 कैटेगरीज ऑफ एसएससी सेक्शन 6 ऑन द बेसिस ऑफ रेजिडेंस आर। हमने प्रीवियस स्लाइड में भी डिस्कस किया था। अगर हम रेजिडेंशियल स्टेटस की बात करते हैं तो एसएससीज को कितनी कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, 3 कैटेगरीज में। तो इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है वो 3 एसएससीज किन किन नामों से जाने जाते हैं। हमारे पास ऑप्शंस हैं ऑर्डिनरली रेजिडेंट, नॉट ऑर्डिनरली रेजिडेंट एंड नॉन रेजिडेंट, रेजिडेंट, नॉट ऑर्डिनरली रेजिडेंट एंड नॉन रेजिडेंट, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दीज। तो बेटा इसका सही आंसर है बोथ ए एंड बी। ऑप्शन नंबर ए और बी में सिर्फ एक डिफरेंस है। ऑप्शन नंबर ए में लिखा है ऑर्डिनरली रेजिडेंट और बी में लिखा है रेजिडेंट। तो कई बार बेटा जो ऑर्डिनरली रेजिडेंट है उसको रेजिडेंट के नाम से ही हम लिखते हैं। तो ये दोनों ही ऑप्शन सही है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज बेसिक कंडीशंस
Section 6 subsection 1 for determining residential status of an SSC. जब भी हम किसी एसएससी का रेजिडेंशियल स्टेटस डिटरमाइन करते हैं तो उसके लिए दो कंडीशंस हम यूज करते हैं, बेसिक कंडीशंस और एडिशनल कंडीशंस। तो ये क्वेश्चन किसके बारे में है? बेसिक कंडीशंस के बारे में, कि बेसिक कंडीशंस कौन कौन सी है। इसका सेक्शन क्या है? सेक्शन है 6 और सबसेक्शन 1। ऑप्शंस देख लेते हैं हमारे पास क्या क्या है। He is in India for a period of 182 days or more in the previous year. He has been in India for at least 365 days during the 4 years preceding the previous year and is in India for at least 60 days during the previous year. He has been resident in India in at least 2 out of 10 previous year preceding the relevant previous year, both A and B. And the correct answer is both A and B. Basic conditions दो होती हैं बेटा, इसकी मीनिंग समझ लेते हैं। ए जो ऑप्शन है उसमें क्या कंडीशन लिखी हुई है? एसएससी को इंडिया में कितने दिन रहना चाहिए? 182 डेज या फिर उससे ज्यादा प्रीवियस ईयर में। तो इसकी मीनिंग एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल से समझते हैं। लाइक अगर असेसमेंट ईयर 2020-21 है तो उसका प्रीवियस ईयर क्या होगा? 2019-20। दैट मीन्स 2019-20 पे हमने इनकम अर्न की है और उस पे टैक्स हम कब भर रहे हैं? 2020-21 में। तो पहली कंडीशन ये कहती है कि हमें प्रीवियस ईयर में मतलब 2019-20 में हमें कितने दिन इंडिया में होना चाहिए? 182 डेज या उससे ज्यादा। दूसरी कंडीशन क्या बोलती है? कि उस एसएससी को एटलीस्ट 365 डेज होना चाहिए इंडिया में। कब? ड्यूरिंग द 4 years प्रीसीडिंग द प्रीवियस ईयर। अब प्रीसीडिंग द प्रीवियस ईयर का मतलब समझते हैं। यहां पे हमारे लिए प्रीवियस ईयर क्या था? 2019-20। तो इससे पहले के 4 साल, तो इससे पहले के 4 साल कौन कौन से होंगे? 2018-19, 2017-18, 2016-17, 2015-16। तो इन 4 सालों में मिला के वो एटलीस्ट 365 डेज इंडिया में हो या फिर प्रीवियस ईयर में 60 डेज इंडिया में हो, राइट? तो ये दोनों ही चीजें उसको फुलफिल करनी है। प्रीवियस ईयर से पहले के 4 साल 365 दिन या उससे ज्यादा वो इंडिया में हो और प्रीवियस ईयर में एटलीस्ट 60 डेज वो इंडिया में हो। आई होप समझ में आया होगा। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज एडिशनल कंडीशंस सेक्शन 6 सबसेक्शन 6 and 4 फॉर डिटरमाइनिंग रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ एन एसएससी। मैंने लास्ट क्वेश्चन में ही बताया था दो तरीके की कंडीशंस होती हैं, बेसिक कंडीशंस और एडिशनल कंडीशंस। अब यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि एडिशनल कंडीशंस कौन सी होती हैं। तो दो ऑप्शन है यहाँ पे हमारे पास और दोनों ही ऑप्शन सही हैं। यही दो एडिशनल कंडीशंस होती हैं जो किसी एसएससी को फुलफिल करनी होती है। इनकी मीनिंग समझ लेते हैं। पहला कंडीशन हमें बोल रहा है he has been resident in India in at least 2 out of 10 previous year preceding the relevant previous year। relevant previous year होता है जिस साल हम इनकम अर्न कर रहे हैं, तो उस साल से पहले के 10 साल। पहले के 10 साल अगर हम 19-20 को अपना प्रीवियस ईयर मानते हैं तो उसके पहले के 10 साल कौन से होंगे? ये हमारे पास लिस्ट है, ये पहले के 10 years हैं। तो इन 10 years में से एटलीस्ट 2 years वो इंडिया में हो। पहली कंडीशन ये बोलती है। दूसरी कंडीशन क्या बोलती है? he has been in India for at least 730 days in all during the 7 previous years preceding the relevant previous year। अब ये क्या बोल रहा है? प्रीवियस ईयर मतलब 19-20 के पहले 7 सालों में। तो 7 साल कहां से हुए? उन 7 सालों में कितने दिन वो एटलीस्ट इंडिया में रहा हो? 730 डेज। तो दो बहुत सिंपल सी कंडीशंस हैं इनकी, एडिशनल कंडीशंस, और इनको आप यहां से लर्न कर लीजिए। An individual is said to be resident in India if he satisfies। हमने सबसे पहली कैटेगरी क्या पढ़ी? ऑर्डिनरली रेजिडेंट या रेजिडेंट। तो हमसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है किसी इंडिविजुअल को हम ऑर्डिनरली रेजिडेंट या रेजिडेंट कब बोलेंगे? इफ ही सेटिस्फाई। वो क्या सेटिस्फाई करे? हमारे पास कंडीशंस हैं, बोथ द बेसिक एंड एडिशनल कंडीशंस।
क्योंकि बेसिक कंडीशन भी दो है और एडिशनल कंडीशंस भी दो हैं, तो पहला ऑप्शन आपको बोल रहा है कि उसको बेसिक और एडिशनल दोनों कंडीशन फुलफिल करनी है। एनी वन ऑफ द बेसिक कंडीशन एंड बोथ द एडिशनल कंडीशन। ऑप्शन नंबर 2 आपको बोल रहा है बेसिक कंडीशन में से कोई एक कंडीशन सेटिस्फाई करे और दोनों ही एडिशनल कंडीशन सेटिस्फाई करे। बोथ द बेसिक कंडीशंस एंड एनी वन ऑफ द एडिशनल कंडीशंस, दैट मीन्स दोनों ही बेसिक कंडीशन फुलफिल करे और कोई एक एडिशनल कंडीशन फुलफिल करे, नन ऑफ दीज। करेक्ट आंसर है बेटा ऑप्शन नंबर बी, कोई भी एक बेसिक कंडीशन और दोनों एडिशनल कंडीशंस अगर कोई इंडिविजुअल फुलफिल करता है तो हम उसको ऑर्डिनरी रेजिडेंट या रेजिडेंट बोलते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज एन इंडिविजुअल इज सेड टू बी नॉट ऑर्डिनरली रेजिडेंट इफ ही। अब दूसरी कैटेगरी कौन सी होती है नॉट ऑर्डिनरली रेजिडेंट। हमारे पास ऑप्शंस हैं satisfies any one of the basic conditions but does not satisfy the two additional conditions, satisfy both the basic conditions and any one of the additional condition, satisfies any one of the basic condition and both the additional conditions, none of these. And the correct answer is option number A. अगर वो कोई एक बेसिक कंडीशन फुलफिल कर देता है लेकिन दोनों एडिशनल कंडीशन फुलफिल नहीं कर पा रहा है या दोनों में से कोई एक भी फुलफिल नहीं कर पा रहा है तो वो क्या बन जाता है नॉट ऑर्डिनरली रेजिडेंट। एन इंडिविजुअल इज सेड टू बी नॉन रेजिडेंट। अब तीसरी कैटेगरी क्या होती है नॉन रेजिडेंट। तो नॉन रेजिडेंट कब मानते हैं हम किसी को, हमारे पास ऑप्शंस हैं बोथ द बेसिक एंड एडिशनल कंडीशंस, any one of the basic condition and both the additional condition, satisfy any one of the basic condition but does not satisfy the two additional conditions, satisfies none of the basic condition. And the correct answer is option number D. जब वो कोई भी basic condition fulfill नहीं करता तो हम उसको क्या बोलते हैं नॉन रेजिडेंट। तो यहां से ये पॉइंट क्लियर कर लीजिए बेटा, ऑर्डिनरली रेजिडेंट कब होगा जब वो कोई एक बेसिक कंडीशन फुलफिल करेगा और दोनों ही एडिशनल कंडीशन फुलफिल करेगा। नॉट ऑर्डिनरली रेजिडेंट कब होगा एक बेसिक कंडीशन तो फुलफिल कर रहा है लेकिन एडिशनल कंडीशन फुलफिल नहीं कर पा रहा है। नॉन रेजिडेंट कब होगा जब वो बेसिक कंडीशन ही फुलफिल नहीं कर पाएगा। HUF firm और AOP are resident in India if। तीन चीजों के बारे में क्वेश्चन किया गया है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, फर्म या एसोसिएशन ऑफ पर्संस रेजिडेंट इंडिया में कब माने जाते हैं। हमारे पास ऑप्शंस हैं द कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफ इट्स अफेयर्स इज सिचुएटेड होली और पार्टली इन इंडिया, द कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफ इट्स अफेयर इज सिचुएटेड आउटसाइड इंडिया, its karta satisfies both the additional conditions of ordinarily resident as an individual, none of these। तो बेटा रेजिडेंट कब माना जाता है, ऑप्शन नंबर ए सही है जब उसका कंट्रोल और मैनेजमेंट दोनों ही या तो पूरी तरीके से या पार्टली इंडिया में सिचुएटेड हो। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ HUF is not ordinarily resident in India if। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली नॉट ऑर्डिनरली रेजिडेंट कब होती है, हमारे पास ऑप्शंस हैं इफ इट्स कर्ता डज नॉट सेटिस्फाई एनी वन ऑफ द एडिशनल कंडीशन, इफ इट्स कर्ता डज नॉट सेटिस्फाई बोथ द बेसिक कंडीशंस, इफ इट्स कर्ता डज नॉट सेटिस्फाई बोथ द एडिशनल कंडीशंस, एग्रीकल्चरल इनकम एक्सीड्स ₹5,000 एंड टोटल इनकम एक्सीड्स ₹10,000। तो बहुत सिंपल है बेटा, HUF को हम क्या मानते हैं इंडिविजुअल कंसीडर करते हैं और किसी भी इंडिविजुअल को नॉट ऑर्डिनरली कब माना जाता है जब वो एडिशनल कंडीशन फुलफिल नहीं कर पाता। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, इफ इट्स कर्ता डज नॉट सेटिस्फाई बोथ द एडिशनल कंडीशंस। A HUF firm और AOP are non-resident in India if। अब इन तीनों को ही नॉन रेजिडेंट कब माना जाता है, हमारे पास ऑप्शंस हैं The control and management of its affair is situated wholly or partly in India, the control and management of its affair is situated wholly outside India, the control and management of its affair is situated wholly in India, none of these। The correct answer is option number B। रेजिडेंट कब माना जाता है जब वो होली या पार्टली इंडिया में हो, तो नॉन रेजिडेंट कब माना जाएगा जब वो पूरी तरीके से इंडिया से बाहर सिचुएटेड हो।
राइट। अ कंपनी सेड टू बी रेजिडेंट इन इंडिया इफ, अब क्वेश्चन कंपनी के लिए है कि कंपनी को रेजिडेंट कब माना जाता है। हमारे पास ऑप्शंस है, इट इज एन इंडियन कंपनी, इट्स प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट इन दैट ईयर इज इन इंडिया, both A and B, none of these, and the correct answer is both A and B. वो इंडियन कंपनी होनी चाहिए और उसका इफेक्टिव मैनेजमेंट उस साल इंडिया में सिचुएटेड होना चाहिए। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु मे नॉट बी अ नॉट ऑर्डिनरली रेजिडेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। हमें ये चूज करना है कि इनमें से कौन नॉट ऑर्डिनरली रेजिडेंट नहीं हो सकता। हमारे पास ऑप्शंस हैं, एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स, कंपनी या फर्म, ऑल ऑफ द अबव, एंड द करेक्ट आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। यहाँ पे एक चीज नोट करने वाली है बेटा, रेजिडेंशियल स्टेटस को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया मैंने। पहला पार्ट लिया इंडिविजुअल और एचयूएफ के लिए और दूसरा पार्ट लिया एओपी, बीओआई, फर्म और कंपनी के लिए। इंडिविजुअल और एचयूएफ तीनों ही हो सकते हैं बेटा, रेजिडेंट पी, नॉट ऑर्डिनरली रेजिडेंट पी और नॉन रेजिडेंट पी। एओपी, बीओआई, फर्म और कंपनी सिर्फ दो ही चीजें हो सकती हैं, या तो वो रेजिडेंट होंगे या तो वो नॉन रेजिडेंट होंगे। तो ये पॉइंट यहां से नोट कर लीजिए, राइट। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सैलरी पेएबल बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू एन इंडियन सिटीजन फॉर सर्विसेज आउटसाइड इंडिया। क्या पूछ रहे हैं? ये पूछ रहे हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा किसी को सैलरी पे करनी है जिसकी सर्विसेज कहां दी जा रही है, इंडिया से बाहर दी जा रही है। ऑप्शंस है, इज टैक्सेबल इन इंडिया, इज नॉट टैक्सेबल इन इंडिया, नॉट टैक्सेबल एनीवेयर, नन ऑफ दीज, एंड द करेक्ट आंसर इज टैक्सेबल इन इंडिया। हमेशा आपको एक चीज ध्यान रखनी है बेटा, इनकम ड्यू या रिसीव अगर इंडिया में हो रही है तो इनकम टैक्स भी यहीं कैलकुलेट होगा, उसकी इनकम जो है वो इंडिया में टैक्सेबल होगी। बिकॉज यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सैलरी दे रही है तो ड्यू कहाँ पे हो रहा है, इंडिया में ड्यू हो रहा है, इसीलिए इंडिया में टैक्सेबल है। इनकम एक्रूइंग इन इंडिया इज एसेसिबल फॉर, आपसे पूछा जा रहा है अगर कोई इनकम जो इंडिया में एक्रू ड्यू हो रही हो वो किसके लिए टैक्सेबल होगी। हमारे पास ऑप्शंस हैं, ऑल एसएससीज, ऑर्डिनरली रेजिडेंट, नॉट ऑर्डिनरली रेजिडेंट, नॉन रेजिडेंट। तो ऐसी कोई भी इनकम बेटा जो इंडिया में ड्यू हो रही हो, रिसीव हो रही हो, दोनों चीजें, या तो ड्यू हो रही है या तो रिसीव हो रही है, वो सारे ही एसएससीज के लिए टैक्सेबल होगी। सो द करेक्ट आंसर इज ऑल एसएससीज। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एग्रीकल्चरल इनकम इन चाइना इज एसेसिबल फॉर। अब एग्रीकल्चरल इनकम आ रही है कहां से, चाइना से, वो किसके लिए टैक्सेबल होगी। हमारे पास ऑप्शंस हैं, ऑर्डिनरली रेजिडेंट, नॉट ऑर्डिनरली रेजिडेंट, नॉन रेजिडेंट, नॉट टैक्सेबल। तो ऐसी इनकम बेटा जो किसी अदर सोर्स से आ रही हो और इंडिया के बाहर से आ रही हो, वो सिर्फ एक ही कैटेगरी के रेजिडेंट के लिए टैक्सेबल होती है, एंड द करेक्ट आंसर इज ऑर्डिनरली रेजिडेंट। Income accruing in Paris and received there is taxable in India in case of। अब क्या बोल रहा है, इनकम एक्रू मतलब ड्यू पेरिस में हो रही है और रिसीव भी वहीं हो रही है, तो इंडिया में किस कैटेगरी के रेजिडेंट के लिए ये टैक्सेबल होगा। बिल्कुल जैसे हमने दूसरा क्वेश्चन किया है वैसा ही है। हमारे पास ऑप्शंस हैं, फॉर रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरली रेजिडेंट ओनली, फॉर नॉट ऑर्डिनरली रेजिडेंट, नॉन रेजिडेंट, नन ऑफ दीज। तो सेकंड का आंसर ऑर्डिनरली रेजिडेंट था, थर्ड का आंसर भी ऑर्डिनरली रेजिडेंट होगा। यहाँ पे ऑर्डिनरली रेजिडेंट के साथ रेजिडेंट लिखा हुआ है, मैंने बताया इसको सिमिलरली यूज किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। In which section exempted incomes have been mentioned in Income Tax Act? हमसे पूछा जा रहा है इनकम टैक्स एक्ट में किस सेक्शन में exempted incomes के बारे में बात की गई है। हमारे पास ऑप्शंस हैं, सेक्शन 2, सेक्शन 10, सेक्शन 80C, सेक्शन 13, एंड द करेक्ट आंसर इज सेक्शन 10। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, exempted इनकम का सेक्शन क्या है, सेक्शन 10। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, Which one of the following income is exempted from tax? हमें कुछ इनकम्स दी गई हैं, उसमें से हमको बताना है कि कौन सी इनकम जो है वो एग्जेम्प्ट है। एग्जेम्प्ट मतलब हमें उस पर टैक्स पे नहीं करना होता। हमारे पास ऑप्शंस हैं, इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन्स,
income from government securities, agricultural income. And the correct answer is agricultural income. एग्रीकल्चर इनकम पे हमें किसी तरीके का कोई भी टैक्स पे नहीं करना होता है एक्सेप्ट पार्टली एग्रीकल्चरल इनकम. The daily allowance received by a member of parliament is. जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है अगर उनको डेली अलाउंस मिलता है तो वो क्या होता है? एग्जेम्प्ट, पार्टली टैक्सेबल, टैक्सेबल, नन ऑफ दीज. वो क्या होता है बेटा? वो होता है एग्जेम्प्ट. Which one of the following is a tax free income? अगेन हमें बताना है ऐसी कौन सी इनकम है जो टैक्स फ्री होती है. हमारे पास ऑप्शंस है एग्रीकल्चरल इनकम, फॉरेन अलाउंस, डिविडेंड फ्रॉम इंडियन कंपनी, या फिर कई बार लिखा जाता है डिविडेंड फ्रॉम डोमेस्टिक कंपनी, ऑल ऑफ द अबव. एंड द करेक्ट आंसर इज ऑल ऑफ द अबव. ये सारी ही इनकम्स बेटा ऐसी हैं जिसपे हमें टैक्स नहीं देना. नेक्स्ट क्वेश्चन इज एग्जेम्प्टेड इनकम इज. अगेन पूछा जा रहा है एग्जेम्प्टेड इनकम्स के बारे में. देखते ऑप्शंस क्या क्या है हमारे पास. एनी पेमेंट फ्रॉम सुकन्या समृद्धि अकाउंट, फैमिली पेंशन ऑफ अ मेंबर ऑफ आर्म्ड फोर्सेस, शेयर ऑफ इनकम ऑफ अ पार्टनर फ्रॉम द फर्म, ऑल ऑफ दीज. The correct answer is all of these. यहाँ से आप नोट भी कर सकते हैं बेटा कौन कौन से ऐसे पॉइंट हैं जो exempted incomes में कवर होते हैं. Income of minor child is exempted. Minor child के बारे में बात हो रही है. Minor child कौन होते हैं? जो 18 years से कम के होते हैं. उनकी इनकम कहाँ तक exempt होती है? हमारे पास ऑप्शंस है ₹2000, ₹1500. Income of minor child or ₹1500, whichever is less. Income of minor child or ₹2000, whichever is less. And the correct answer is option number C. Minor की इनकम या 1500 रुपए जो भी कम होगा उसको हम exempt मानेंगे. On individual account in post office saving account, the maximum exemption limit for interest is. क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि अगर आपका पोस्ट ऑफिस में सेविंग अकाउंट हो और उस पे आपको इंटरेस्ट मिल रहा हो तो मैक्सिमम कितने तक की छूट हमको मिलती है. हमारे पास ऑप्शंस है ₹1500, ₹2500, ₹3500, ₹4500. एंड द करेक्ट आंसर इज ₹3500. अगर 3500 तक का इंटरेस्ट है तो वो एग्जेम्प्ट है, उसके ऊपर हमको टैक्स पे करना पड़ेगा. एग्जेम्प्टेड इनकम ऑफ अ पार्टनर फ्रॉम द पार्टनरशिप फर्म इज. अगर किसी पार्टनर को पार्टनरशिप फर्म से किसी तरीके की इनकम मिल रही है तो कौन सी इनकम एग्जेम्प्ट होती है? हमारे पास ऑप्शंस है सैलरी, इंटरेस्ट, शेयर ऑफ प्रॉफिट इन द फर्म्स इनकम, ऑल ऑफ दीज. एंड द करेक्ट आंसर इज शेयर ऑफ प्रॉफिट इन द फर्म्स इनकम. जो भी इनकम का पार्ट हमें मिल रहा होगा वो हमारे लिए क्या होगा? एग्जेम्प्ट होगा. Any sum received by an individual as a member of HUF out of the income of the family is. अगर किसी इंडिविजुअल को जो कि HUF का हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का मेंबर है कुछ इनकम मिल रही है उसकी फैमिली से, वो क्या होगी? हमारे पास ऑप्शंस है एग्जेम्प्ट, पार्टली टैक्सेबल, टैक्सेबल, नन ऑफ दीज. एंड द करेक्ट आंसर इज एग्जेम्प्ट.